राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तर सीरीज़ 3 लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस में उसकी व्याख्या देखने को भी मिलेगी और उसी व्याख्या में आपके 2 से 3 प्रश्न और तैयार हो सकते हैं। तो आप जो भी आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगें वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपके लिए ये आपके एग्ज़ाम टाइम पे एक क्विक रिवीजन रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने भी इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी हुई हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपनी पुरानी वीडियोस के लिंक भी शेयर किए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा 51वां प्रश्न। हमारा प्रश्न है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन हैं विद्यापति, भूषण, जयदेव या पद्माकर। तो दान वाक्यावली के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। इसमें हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि किसी भी लेखक का नाम दे देते हैं और वहाँ पर उसका जन्म स्थान वगैरह भी पूछा जाता है या पिताजी का नाम। तो इस तरह से इनके गुरु थे वो है पंडित हरि मिश्र, और जो इनका जन्म स्थान है वो है बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में ये रहते थे। विद्यापति तिरहत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रश्न भी बनता है कि विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये थे राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के दरबारी कवि। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया हुआ है। तो दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में इन्होंने राजा शिव सिंह, जिनके ये आश्रय में रहते थे, उनकी वीरता और उनकी उदारता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश से नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? सिद्ध सामंत के लिए यह कथन किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या राहुल सांकृत्यायन। तो ये जो कथन कहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन का। अगला प्रश्न भी ये कथन पर ही आधारित है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली ग्रंथ है। तो पृथ्वीराज रासो विषया की यह कथन किसका है? पृथ्वीराज रासो के लिए यह कथन किसने कहा है? इसके ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, डी है ऑप्शन गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना था। तो इसमें हम थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जिसमें कि 12 सर्ग थे और वो क्या था, एक संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित करने वाले थे डॉक्टर बूलर। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों ने कितने वर्ग बन गए थे? विद्वानों में 3 वर्ग बन गए थे। पहला था अप्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान थे, जिन्होंने बोला था कि पृथ्वीराज रासो एक अप्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें थे सबसे पहले डॉक्टर बूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे अप्रमाणिक मानते थे, देवी प्रसाद और थे कविराज श्यामल दास। तो इतने विद्वान पृथ्वीराज रासो को एक अप्रमाणिक ग्रंथ मानते थे।
दूसरे थे इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानने वाले। इनमें थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कर्नल टाट, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तीसरा जो वर्ग बना हुआ था वो था अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। कुछ विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक मानते थे। उनमें थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और तीसरे थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो ये आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी विद्वान पूछ लिए जाते हैं कि वो अर्ध प्रमाणिक मानते थे पृथ्वीराज रासो को, या प्रामाणिक मानते थे, या सबसे पहले अप्रमाणिक किसने माना इसे। इस तरह से ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए बोला है? पहला ऑप्शन है इसमें पृथ्वीराज रासो के लिए, बीसलदेव रासो के लिए, खुमान रासो के लिए या विजयपाल रासो के लिए। तो देखिए इसमें इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। केवल ये ग्रंथ मतलब श्रृंगार के ऊपर ही बना हुआ है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है, या इसमें कहीं कहीं पर वीर रस का प्रयोग हुआ है। तो ये है बीसलदेव रासो, ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए इन्होंने बोला है। अगला प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके ऑप्शन देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है यह, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर मिश्र बंधु का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने यह मत कहा है। अगला प्रश्न देखिए, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, इसके रचयिता रोडा नामक कवि माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। सी है, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। और डी है, इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन किया गया है। तो इसमें से हमें जो ऑप्शन सही नहीं है उसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर, यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति जो कि गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है, इसकी नायिका राउल है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि इसमें राउल नामक नायक दिया गया है, जबकि यह नायिका का नाम है। राउल क्या है? एक नायिका। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप। और इसमें 7 नायिकाओं का नक्सिक सौंदर्य भी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। बी ऑप्शन है इसमें, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला ऑप्शन है इसमें, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। और डी है, उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी माना है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का सबसे पहला कवि किसे माना है? तो किसे माना है इन्होंने? सरहपा को। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है। मतलब कभी कभी दोहा कोश को पढ़ने पर हमें यह लगेगा कि यह क्या है, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कविता बनाई हुई है उन्होंने, लेकिन इनका अर्थ क्या है, सरल नहीं होता है। साधारण प्रतीत होने वाली दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ होता है। अगला प्रश्न देखिए,
बीसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से हैं। इसके ऑप्शन हैं आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा। दूसरा ऑप्शन है इसमें दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। तो बीसल देव रासों के हमें संपादनकर्ता बताने हैं, तो वो ये थे ऑप्शन नंबर सी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। देखिए बीसल देव रासो 14वीं सदी की रचना है ये, जो कि इसके रचनाकार नरपति नाल हैं और यह प्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में क्या था, मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बीसल देव के विवाह का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में बीसल देव के राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने के से संबंधित है दूसरा खंड। और तीसरा खंड जो है उसमें राजमती का विरह वर्णन है। तथा चौथे खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा बीसल देव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। इसके ऑप्शन है सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। दूसरा ऑप्शन है जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित नामक शैलियों में रचा गया है। तीसरा ऑप्शन है इसमें हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। और चौथा है सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है, जो इसमें सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया था। तो इन्होंने पूर्वी भाग से नहीं किया था, बल्कि कहाँ से, ये दक्षिणी भाग से किया था। तो आप यहाँ पर भी ये क्षेत्र इसका ध्यान रखिएगा। देखिए महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत में तीव्रता से हुआ। आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत और अवध के प्रांतों तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि तक भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्त्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से यह धीरे धीरे गुजरात काठियावाड़ से प्रसारित हुआ और उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। इसके ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल साकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपात को, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को और हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। तो देखिए इसमें इस आंसर में इतने सारे हमें क्वेश्चन नहीं मिले हुए हैं, तो आप इन्हें भी नोट डाउन करिए कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, मिश्र बंधु ने किसे गद्य लेखक माना है सबसे पहला। तो इस तरह से आप इन्हें भी नोट डाउन करते रहिए। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। इसके ऑप्शन है हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जोइंदू। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया। परमात्म प्रकाश एवं योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो जोइंदू की कौन कौन सी रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। इनकी दोनों रचनाएं 6ठी शताब्दी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं।
इसके ऑप्शन हैं जिनी धर्म सूरी, सुमतिगण, मुनि जिन विजय, आसगो। तो चंदनवाला रास की रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी आसगो। देखिए यहाँ पर और भी रचनाएं तथा उनके रचनाकार हैं। चंदनवाला रास के रचयिता आसगो हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव दया रास भी है। अन्य रचनाएं एवं रचनाकार, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इनमें से कोई एक रचना। नेमिनाथ रास, ये लिखी गई है मुनि सुमतिगण द्वारा। रेवंत गिरिरास, ये विजय सेन सूरी द्वारा लिखी गई है। श्रावकाचार देवसेन की कृति है ये। और स्थूली भद्र रास है जिनी धर्म सूरी की। अगला प्रश्न देखिए, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। इसमें हमें छंद बताना है पृथ्वीराज रासों में। पहला है अरिल्ल, दूसरा ऑप्शन है पद्यणिया, सी है कवित्त और डी है सवैया। तो इन्होंने किया है ऑप्शन नंबर सी कवित्त का प्रयोग इसमें। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। देखिए कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ये 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दूहा, कवित्त, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या होता है। इसके ऑप्शन हैं अवधी और ब्रज के योग से बनी हुई भाषा, दूसरा है हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, सी है अर्धमागधी और डी है अभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो डिंगल भाषा का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, अभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं हैं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। इसके ऑप्शन है जयपुर, इटावा, एटा या बिहार। तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो है एटा में, ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं, खालिक बारी, दो सुखने, पहेलियाँ, मुकरियाँ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। इसके ऑप्शन है रैदास, नानक, कबीर या विद्यापति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति निर्गुण भक्ति धारा के नहीं है। रैदास, नानक और कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। तो विद्यापति हैं आदिकाल के भक्त और श्रृंगारी कवि। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थी। अगला प्रश्न देखिए, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन हैं, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। बी है युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। सी है इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। और डी ऑप्शन है श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है इसमें युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें क्या होता है, युद्धों का बिल्कुल सजीव चित्रण किया जाता था। दूसरा है इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। तीसरा है इसमें श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। और चौथा इसमें है अपनी
आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानियों की इसमें प्रशंसा की जाती थी। तो इसमें जो कहा गया है कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, वह कथन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये कथन, इसके ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो या खुमार रासो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन कहा गया था शुक्ल जी द्वारा। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? इसके ऑप्शन है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा है डॉक्टर शहीदुल्लाह, सी ऑप्शन है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी और डी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास इसमें से किस काव्य धारा का संग्रह है? इसके ऑप्शन है जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य। इसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? पहला है वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल। तो शिलांकित जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर डी, राउल वेल। इसकी रचना रोडा नामक कवि ने की है। यह रचना 10वीं 11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से माना जाता है। ये पॉइंट भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि नख सिख का वर्णन कौन सी रचना से माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दूसरा है दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। तीसरा है चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। चौथा है आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की थी। तो इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। जो दोहा कोश थे वो क्या थे? आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद माना जाता था दोहा। और जो चर्या पद थे, चर्या पद एक प्रकार के क्या होते थे? गीत होते थे। तो दोनों में इसमें दिया गया है कथन में कि कोई अंतर नहीं होता था। इसमें ये अंतर है कि दोहा जो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद था और जो चर्या पद है वो एक प्रकार के गीत होते थे जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10 या 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका जो समय है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। 74वां प्रश्न है, कैमास वध या कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो इसके ऑप्शन है बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो। तो कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख जो ये घटना है ये है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो की। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है नेमिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ जी को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य
गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित ग्रंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। तो ये आज की हमारी सीरीज़ का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। आशा है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई है। लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।